Assalamu alaikum everyone and welcome to my YouTube channel Study Station। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैर व आफियत से होंगे और दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला आप सब लोगों को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखें। Dear viewers, if you are the new one, अगर आप मेरे YouTube चैनल पे पहली दफ़ा इस वीडियो को देख रहे हैं तो काइंडली मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब लाजमी तौर पे कर दीजिएगा ताकि आपको इस तरह के एजुकेशनल रिलेटेड जो वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन मिलता रहे। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, यू कैन सी BS इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर के अंदर एक सब्जेक्ट है जिसको हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के नाम से जाना जाता है और ये सब्जेक्ट एज़ कम्पेयर टू ऑल द सब्जेक्ट्स सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसकी रीज़न क्या है? द बेसिक रीज़न इज़ दैट कि इसके अंदर यू जस्ट गो थ्रू द टाइम लाइन, यू जस्ट गो थ्रू द ओवरव्यू ऑफ ईच सब्जेक्ट। हर सब्जेक्ट के अंदर जो चीज़ें डिस्कस होने वाली होती हैं वो सारी की सारी आप इस एक ही सब्जेक्ट के अंदर कवर कर लेते हैं। सो if you want to understand the literature in a best way, so I would prefer you to understand this subject as much as you can। जितना अच्छा, जितना स्ट्रॉन्ग आप अपने इस सब्जेक्ट हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर को करेंगे उतना ही आप बाकी के सारे सेमेस्टर्स को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो चीज़ें आप पढ़ते हैं, देखते हैं, सुनते हैं वो हिस्ट्री की करते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज या इंग्लिश लिटरेचर कहाँ से स्टार्ट हुआ था, आज तक उसके अंदर क्या क्या डेवलपमेंट्स हुई, क्या क्या काम हुआ, किस किस तरह से हम तक पहुँचा, कौन कौन लेके आया। यू कवर ईच एंड एवरीथिंग। तो इन्हीं से आगे सारी की सारी चीज़ें निकलती है। यहाँ पे आप सिर्फ ओवरव्यू लेते हैं। जब हर सेमेस्टर के अंदर आप डिफरेंट राइटर्स को या उनके वर्क्स को पढ़ते हैं वो आप जाके डिटेल में पढ़ते हैं। सो बेसिकली हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर का जो आगाज़ होता है वो 450 5वीं सदी में होता है और ये 21वीं सदी चल रही है। 1600 साल का ये दौर बनता है जिसको हम कवर करते हैं। मैं हर वीडियो के अंदर बात करता हूँ दिस स्लाइड इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन। जो भी BS इंग्लिश का स्टूडेंट है उसके लिए ये स्लाइड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप चाहे मेरी इस चीज़ को लाइटली लें बट इट इज़ ट्रू, ये स्लाइड बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे आपको 8 पीरियड्स नज़र आ रहे हैं इंग्लिश के अंदर। यही वो 8 पीरियड्स हैं जो अपने अंदर 1600 साल की हिस्ट्री को समा के बैठे हुए हैं। ये मेजर पीरियड्स हैं, इनके आगे स्टेजेस आ जाती हैं या इनके सब पीरियड्स आप कह सकते हैं। वो जब आप एक एक पीरियड डिस्कस करते हैं उसके अंदर हम वो सारे के सारे स्टेजेस डिस्कस करते हैं। तो मैं हर एक वीडियो के अंदर ये बताता हूँ कि ये स्लाइड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको यहाँ पे 8 पीरियड्स नज़र आ रहे हैं। फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड और फोर्थ पीरियड हम ऑलरेडी ही डिस्कस कर चुके हैं और इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे पीरियड नंबर 5 विच इज़ रोमांटिक एज। जी, वन ऑफ द वेरी ब्यूटीफुल, वन ऑफ द वेरी एस्थेटिक पीरियड इन हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर का आज हम एक बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही एस्थेटिक टाइप का जो पीरियड है वो आज हम पढ़ने जा रहे हैं जिसको इंग्लिश के अंदर रोमांटिक पीरियड कहते हैं। अब रोमांटिक वो नहीं मतलब जो कि कुछ लोगों के जहन में आता है कि इसके अंदर रोमांस की बात होगी, लव की बात होगी, ETC। नो, इंग्लिश के अंदर लिटरेचर के अंदर रोमांस, रोमांटिक वो चीज़ होती है जिसको पढ़ने के बाद, देखने के बाद आपको खुशी मिले, वो चीज़ आपकी रोमांटिक कहलाती है। वो किसी की ब्रेवरी के बारे में भी हो सकती है, किसी चीज़ के एडवेंचर के बारे में भी हो सकती है, किसी चीज़ के बारे में जो आपको एक एस्थेटिक टाइप की प्लेयर देती है, मीन्स कि आपकी फीलिंग्स को स्ट्रॉन्ग कर देती है। जो चीज़ वो आपकी रोमांटिक एज से बिलोंग करती है। और रोमांटिक पीरियड जब भी आप सुने तो उसके साथ एक पोइट का जिक्र लाजमी तौर पर किया जाता है, विलियम वर्ड्सवर्थ। सो दिस एज इज़ आल्सो नोन एज द एज ऑफ वर्ड्सवर्थ बिकॉज विलियम वर्ड्सवर्थ इज़ आल्सो नोन एज द पोइट ऑफ नेचर। नेचर रोमांस से ही बिलोंग करती है, इसलिए इस एज का जो दूसरा नाम है वो एज ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ भी है। अभी इस एज का हम ड्यूरेशन करें देखें तो इतना लंबा इसका ड्यूरेशन नहीं है, ऑलमोस्ट
मैक्स आप कह सकते हैं 40 ईयर्स का, जो कि न्यू क्लासिकल पीरियड के एंड होने से शुरू होती है 1798 से, और विक्टोरियन पीरियड के शुरू होने पे ये ख़त्म हो जाती है 1837 में। तो ये 39 ईयर्स जो बनते हैं इसको रोमांटिक एज का नाम दिया गया। सो लेट्स डाइव इनटू द डेप्थ ऑफ द रोमांटिक पीरियड। रोमांटिक पीरियड के अंदर चल के देखते कि इसके अंदर आपको क्या कुछ देखने को मिलेगा। जी, लेडीज एंड जेंटलमैन, हियर यू कैन सी द स्लाइड। एक एक चीज़ आपसे डिस्कस करते जाएंगे। वुड बी बेटर कि जब भी आप किसी किस्म की वीडियो देखें, ये नहीं कि यही वीडियो देखें तो आप नोट्स बनाएं। कोई भी आप वीडियो देखें, जो लिखी हुई चीज़ होती है ना, वो आपके पास हमेशा सेव ही होता है। कहीं ना कहीं ज़िंदगी की किसी मोड़ पे वो आपको लाजमी तौर पे काम आ जाती है। तो ये एक एडवाइस समझ लें, या एक नसीहत समझ लें, या फिर एक सजेशन समझ लें कि जब कभी भी कोई वीडियो देखें, कोई भी इंफॉर्मेटिव चीज़ आपको लगे, उसको नोट डाउन लाजमी तौर पे किया करें। जी, क्या बात की इस पीरियड के आगाज़ में। लेट्स से द रोमांटिक पीरियड इज़ द नेक्स्ट मेजर पीरियड आफ्टर द न्यू क्लासिकल पीरियड। जी, न्यू क्लासिकल पीरियड के बाद जो बड़ा पीरियड आता है उसको रोमांटिक पीरियड कहते हैं। इट बिगेन इन 1798 एंड कंटिन्यूड अंटिल 1837। ये पीरियड 1798 में शुरू होता है और 1837 तक चलता है। 39 ईयर्स बनते। इट इज़ कॉल्ड द एज ऑफ वर्ड्सवर्थ बिकॉज विलियम वर्ड्सवर्थ वॉज द ग्रेटेस्ट पोइट ऑफ दिस एज। इस एज को विलियम वर्ड्सवर्थ का नाम भी दिया गया क्योंकि इस एज का जो सबसे बड़ा शायर है वो हमारा विलियम वर्ड्सवर्थ है। लेकिन याद रखिए कि इस एज के अंदर और भी बहुत 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 बड़े बड़े नाम आपको देखने को मिलेंगे जिन्होंने शायरी के अंदर कमाल कर दी है। लेकिन सबसे जो बड़ा पोइट है वो विलियम वर्ड्सवर्थ ही आपको देखने को मिलेगा। The year 1798 is important because Wordsworth and Samuel Taylor Coleridge, इसको एस.टी. कॉलरिज भी कहते हैं, सैमुअल टेलर कॉलेज पब्लिश्ड लिरिकल बैलेड्स। ये कोलैबोरेशन से एक वर्क इन्होंने किया था विलियम वर्ड्सवर्थ ने और एस.टी. कॉलरिज ने, जिसको लिरिकल बैलेड्स कहते हैं। विच स्टार्टेड द रोमांटिक मूवमेंट। जैसे ही इन्होंने मिल के इस पीरियड ये वर्क लिखा लिरिकल बैलेड्स तो पब्लिश हुआ, तो वैसे ही रोमांटिक मूवमेंट का आगाज़ हो गया था। जैसे ही ये वर्क पब्लिश होता है वैसे ही रोमांटिक मूवमेंट का आगाज़ हो जाता है। रोमांटिक मूवमेंट का आगाज़ होना इट मीन्स के रोमांटिक एज का आगाज़ होना इन इंग्लिश लिटरेचर के अंदर। मीनिंग ऑफ रोमांटिसिज्म। अब हम देख लेते हैं कि व्हाट डज रोमांटिसिज्म मीन, कि इसका असल में मतलब क्या होता है। रोमांटिसिज्म मीन्स गिविंग इम्पोर्टेंस टू इमेजिनेशन, इमोशंस, नेचर, इंडिविजुअल फ्रीडम, ब्यूटी एंड ह्यूमन फीलिंग्स। हियर यू कैन सी 5 to 6 थिंग्स। अगर आप अपनी ज़िंदगी के अंदर इन 5 से 6 चीज़ों को अहमियत दे रहे हैं, इट मीन्स यू बिलोंग टू द रोमांटिसिज्म। तो आपका जो तल्लक है वो आपका नेचर से है, फितरत से है, रोमांटिसिज्म से। मीन्स कि आप इंसानों के दर्द जानने वाले हैं। अगर आपके अंदर ये 6 चीज़ें पाई जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, गिविंग इम्पोर्टेंस टू इमेजिनेशन, इंसान के तसव्वुरात, कि इंसान के अंदर जो तसव्वुरात पाए जाते हैं दुनिया के रिलेटेड या चीज़ों को देख के उसको अहमियत देना। इमोशंस, इंसान की इमोशंस को, एहसासात को, जज्बात को अहमियत देना। नेचर, अल्लाह ताला की, खुदा की बनाई हुई जो चीज़ है उसको सराहना, उसको अहमियत देना। इंडिविजुअल फ्रीडम, एक बंदे की आज़ादी। एक बंदे की आज़ादी से मुराद कि एक बंदा खुल के जी सकता है, जिस तरह की वो ज़िंदगी चाहे उस तरह की जी सकता है, उसको अहमियत देना। ब्यूटी, ब्यूटी इज़ रिलेटेड टू द नेचर एंड ह्यूमन फीलिंग्स, ह्यूमन फीलिंग्स इज रिलेटेड टू द इमोशंस। ठीक है, ये 4 से 5 से 6 चीज़ें हैं जिनको अहमियत देने का मतलब है यू बिलोंग टू रोमांटिसिज्म। इट वॉज अ रिएक्शन अगेंस्ट द न्यू क्लासिकल एज। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। इस लाइन का पूरी एज इस लाइन पे बेस कर रही है कि ये जो मूवमेंट आई थी, ये जो एज आई थी, ये एक रिएक्शन में आई थी। इससे जो पिछली एज थी ये उसके रिएक्शन में आई थी। एक दफ़ा फिर देख लीजिए, न्यू क्लासिकल जो पीरियड है उसके अंदर जो बात की जाती थी, राइटर्स जो फोकस किया करते थे वो 2 से 3 चीज़ों के ऊपर फोकस किया करते थे। नंबर 1 इज़ रीज़न, नंबर 2 इज़ लॉजिक एंड नंबर 3 इज़ ऑर्डर और डिसिप्लिन। जब कभी भी पिछली एज के राइटर्स लिखा करते थे वो अपनी राइटिंग के अंदर लॉजिक, रीज़न, ऑर्डर, डिसिप्लिन को फॉलो करते थे। एक चीज़ उनको नहीं समझ में आ रही, उनको उस चीज़ की रीज़न नहीं मिल रही, वो उसके बारे में कभी भी नहीं लिखते।
जब आप रीज़न पे जाते हैं, ऑर्डर पे जाते हैं, डिसिप्लिन पे जाते हैं, लॉजिक पे जाते हैं, तो आप नेचर से दूर हो जाते हो, फीलिंग से दूर हो जाते हो, इमेजिनेशन से दूर हो जाते हो, इमोशन से दूर हो जाते हो, क्योंकि ये चीज़ें रीज़न नहीं मांगती, ये चीज़ें लॉजिक नहीं मांगती। ठीक है जी। तो ये उस एज के रिएक्शन में आई थी, विच फोकस्ड ऑन रीजन रूल्स एंड ऑर्डर्स। यही चीज़ हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं जी। वाई इट इज़ कॉल्ड द एज ऑफ वर्ड्सवर्थ, ये पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। लेट्स सी इट अगेन कि अब हमें इसमें और क्या देखने को मिलता है। बिकॉज वर्ड्सवर्थ चेंज पोइट्री बाय फोकसिंग ऑन, अब ये नहीं कि विलियम वर्ड्सवर्थ एक फेमस पोइट था इस वजह से इस एज का नाम एज ऑफ वर्ड्सवर्थ रखा गया। उस पोइट के अंदर है क्या चीज़ थी जिसकी वजह से वो इतना बड़ा पोइट बना कि उसको एक एज का ही नाम दे दिया। बिकॉज वर्ड्सवर्थ चेंज पोइट्री बाय फोकसिंग ऑन, वर्ड्सवर्थ ने पोइट्री का नक्शा बदल दिया था, फॉर्म बदल दी थी। किस तरह से? इन चीज़ों के ऊपर ध्यान दे के, इन चीज़ों के ऊपर फोकस करके। नंबर वन इज़ कॉमन पीपल, आम लोग, आम लोगों के ऊपर उसने ध्यान दिया, देहाती लोगों के ऊपर उसने ध्यान दिया, लेबर्स के ऊपर उसने ध्यान दिया। मीन्स कि जितना भी आम तबका था उसके ऊपर इसने ध्यान दिया। इससे पहले ऐसे पोइट नहीं किया करते थे। सिंपल लैंग्वेज, इसकी जो लैंग्वेज जब आप पढ़ते हैं ना, इसकी पीसेस ऑफ पोइट्री, तो बड़ी ही आसान ज़ुबान, मीन्स कि हर एक बंदा उसको समझ सकता। आम लोगों के बारे में लिखा, आम लोग भी उसको पढ़ सकते थे, इस तरह का उसने लिखा। नेचर, खुदा की बनाई हुई हर एक चीज़ के बारे में लिखा। फूल, वादियाँ, नदी, नाले, दरख्त, बारिश, मीन्स कि जितनी भी नेचुरल्स ब्यूटी है ना, उसने अपनी पोइट्री के अंदर लेके आया था। ह्यूमन इमोशंस, ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि उसने इंसान के अंदर के जज्बात बाहर निकाले कि इंसान के अंदर किस किस तरह की इमोशंस, फीलिंग्स पाई जाती हैं। तो यही चीज़ जो है उसने वर्ड्सवर्थ को फेमस किया था, ग्रेट बनाया था, जिसकी वजह से उसके नाम से एज है। हिज फेमस आइडिया वाज दैट पोइट्री इज़, अब ये लाइन विलियम वर्ड्सवर्थ की ज़िंदगी के एक थीम बयान करेगी। व्हाट इज़ इट? स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग। स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस कहते हैं खुद ब खुद, वो चीज़ जो खुद ब खुद वजूद में आती है उसको स्पॉन्टेनियस कहते हैं। या लगातार जो होता है ओवरफ्लो, ओवरफ्लो होती है जब एक चीज़ भर जाती है तो वो भरी हुई चीज़ से बाहर निकलना शुरू कर देती है। ऑफ पावरफुल, पावरफुल ताकतवर, ऐसी चीज़ जिसके ऊपर कंट्रोल ना, फीलिंग्स, एहसासात, जज्बात। कि इंसान के अंदर पोइट्री क्या है, ये बेसिकली पोइट्री की डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू द वर्ड्सवर्थ। पोइट्री क्या है? पोइट्री कब निकलती है? जब इंसान के अंदर के जज्बात इतने स्ट्रॉन्ग हो जाएं कि वो ऑटोमेटिकली बाहर निकलना शुरू कर दें, कि उसके जिस्म के अंदर वो भर जाते हैं और वो बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। तो जब वो बाहर निकलने की कोशिश करते हैं तो वो बेसिकली पोइट्री होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल जी, अगर आप पाकिस्तान के कुछ ऐसे इलाके से जो कि बहुत खूबसूरत है, वहाँ आप जाते हैं, वहाँ जाके आप अल्लाह ताला की बनाई हुई खूबसूरती को देखते हैं, तो आप जब किसी खूबसूरत चीज़ को देखते हैं तो आपका दिल उस चीज़ की तारीफ़ किए बगैर नहीं रह सकता। वो ऑटोमेटिकली आपके दिल से अल्फाज निकलते हैं कि वाह, कुदरत ने क्या क्या कमाल की चीज़ें बनाई। तो बेसिकली ऐसी चीज़ों के ऊपर आपका कंट्रोल नहीं होता, वो स्पॉन्टेनियसली निकल जाते हैं, वो ऑटोमेटिकली आपके दिल से निकल जाती हैं। तो यही वो कहता है कि यही पोइट्री है। ठीक है जी, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत बड़ी लाइन है वर्ड्सवर्थ की ये वाली जी। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, इस एज का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देख लेते हैं कि इस एज के आने का मकसद क्या था, किस वजह से आए। बात कर चुके हैं, फिर एक दफ़ा देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें आपको मिलती। नंबर वन इज़ फ्रेंच रेवोल्यूशन। रोमांटिक एज के आने के पीछे सबसे जो बड़ी वजह थी, दैट वाज द फ्रेंच रेवोल्यूशन, दैट वाज हैपन इन 1789। आइडियाज़ ऑफ फ्रीडम एंड इक्वालिटी इन्फ्लुएंस्ड राइटर्स। अब इस रेवोल्यूशन, इस इनकलाब के अंदर किसकी बात की गई थी? आज़ादी की बात की गई थी, बराबरी की बात की गई थी, भाईचारे की बात की गई थी। अब इसी चीज़, इन्हीं स्लोगन्स ने राइटर्स को बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया। दे आर टॉकिंग अबाउट द ब्रदरहुड, दे आर टॉकिंग अबाउट द फ्रीडम, दे आर टॉकिंग अबाउट द इक्वालिटी। जब राइटर्स ने देखा कि इस तरह के लोगों के जज्बात सामने आ रहे हैं, कि लोग इस तरह की आज़ादी चाहते हैं, दैट थिंग इम्प्रेस्ड द राइटर्स अलॉट। तो बहुत ज़्यादा इस चीज़ से वो मुतासर हुए। राइटर्स स्टार्टेड सपोर्टिंग इंडिविजुअल लिबर्टी। तो राइटर्स ने क्या किया, उसी फ्रेंच रेवोल्यूशन के जो स्लोगन्स थे उनको थीम बनाया और इंडिविजुअल लिबर्टी,
इनफरादी आज़ादी के ऊपर उन्होंने बात करना शुरू कर दी. दैट वाज द फर्स्ट वन, दैट वाज द बेसिक रीज़न. नंबर 2 इज़ इंडस्ट्री रेवोल्यूशन. इंडस्ट्री रेवोल्यूशन बेसिकली फ्रेंच रेवोल्यूशन से पहले आ चुकी थी. यू कैन से इन न्यू क्लासिकल पीरियड एज वेल. तो उसका भी थोड़ा बहुत इम्पैक्ट इस एज के ऊपर है. फैक्ट्रीज एंड सिटीज़ इंक्रीज्ड. फैक्ट्रीज बहुत ज़्यादा बन रही थी, इंडस्ट्री हर जगह लग रही थी, सनतें हर जगह लग रही थी, शहर के शहर बनते जा रहे थे, बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस डेवलपमेंट हो रही थी. रोमांटिक पोइट्स क्रिटिसाइज द लॉस ऑफ नेचुरल ब्यूटी. अब इस चीज़ ने क्या किया, जब हर तरफ फैक्ट्रीज लग रही हैं, मिल्स लग रही हैं, सिटीज़ बन रही हैं, इट मीन्स कि जिस जिस जगह पे आप ये चीज़ें बनाएंगे, वहाँ से आप दरख्त काटेंगे, वहाँ से आप नदी नाले ख़त्म कर देंगे, वहाँ से आप फूल पौधे ख़त्म कर देंगे. तो ये सारी चीज़ें किससे बिलोंग करती हैं? नेचुरल ब्यूटी से बिलोंग करती है. इट मीन्स यू आर पुटिंग अवे द नेचर एंड यू आर पुटिंग on the cities, the factories, the mills on the place of the natural things. तो क्या मतलब है जी, जब आप कुदरत को ख़ुद से दूर कर देते हैं और अपनी बनाई हुई चीज़ें वहाँ पर ले आते हैं, तो इट मीन्स कि आपके अंदर वो फीलिंग, जो जज्बात होने चाहिए, वो नहीं हो रहे. तो इसके रिएक्शन में आए थे कि ऐसा नहीं किया जा सकता, नेचर को आप दूर नहीं कर सकते, यू हैव टू कीप इट बाय योर साइड. आपने साथ साथ इन चीज़ों को रखना, हम इसको चाह के भी दूर नहीं कर सकते. नंबर 3 वाज ग्रोथ ऑफ इंडिविजुअलिज्म. इंडिविजुअलिज्म के अंदर ग्रोथ हो रही थी और यही रीज़न बनी थी. द इंडिविजुअल पर्सन फीलिंग एंड इमेजिनेशन बिकेम इम्पोर्टेंट. कि इनफरादी जो शख्स होता है, उसके एहसासात जो होते हैं, उसकी जो तसव्वुरात होते हैं, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं. ये चीज़ हमें रोमांटिक एज ने समझाई. ये थी जी इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, कुछ बेसिक रीजंस. अब ये एज आ चुकी थी, इस एज के अंदर क्या क्या हमें खसूसियात मिली, फीचर्स मिले, क्वालिटीज़ मिली, वो देख लीजिए. नंबर 1 इज़ लव ऑफ नेचर. जब ये दौर आया तो जो लोग सनत की तरफ जा रहे थे, फैक्ट्रीज सिटीज़ की तरफ जा रहे थे, उनका रुझान एक दफ़ा फिर नेचर की तरफ हो गया, विलेज लाइफ की तरफ हो गया, रूरल लाइफ की तरफ हो गया. नेचर वॉज कंसिडर्ड अ सोर्स ऑफ पीस एंड इंस्पायरेशन. इन राइटर्स ने, इन पोइट्स ने बताया कि जो हकीकी आपको खुशी मिलती है ना, वो नेचर से ही मिलती है. इन चीज़ों से आपको खुशी नहीं मिलेगी, नेचुरल चीज़ें जो वही आपको खुशी देंगी. इंपॉर्टेंस ऑफ इमेजिनेशन. इन राइटर्स ने, इन पोइट्स ने बताया कि इंसान के अंदर जो तसव्वुरात हैं, इंसान की जो इमेजिनेशन है, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. जितना आप अच्छा सोचेंगे, उतना ही अच्छा आप अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करेंगे. राइटर्स बिलीव्ड इमेजिनेशन वाज द मोर पावरफुल दैन रीज़न. कि इंसान की जो इमेजिनेशन है वो रीज़न से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है. इन राइटर्स ने ये चीज़ हमें बावर करवाई. नंबर 3 वाज इमोशंस एंड फीलिंग्स. वही बात कर रहे हैं हम कि ये एज किसके बारे में बात करती है? इमोशंस एंड फीलिंग्स के बारे में बात करती है. और इमोशन एंड फीलिंग्स कब ओवरफ्लो करते हैं? जब आप कोई किसी नेचुरल ब्यूटी को देखते हैं, नेचुरल चीज़ को देखते हैं. सिंपल लैंग्वेज. अब इसका फीचर क्या है कि इन पोइट्स ने ऐसा ऐसा लिखा जो कि आम आदमी, आम से आम आदमी भी उसको अच्छे तरीके से समझ सकता है. दैट वाज द मेन ब्यूटी ऑफ दिस एज. इस एज की जो सबसे बड़ी खूबसूरती वो ये है कि सिंपल चीज़ें देखने को मिली, सिंपल चीज़ें पढ़ने को मिली. एंड द लास्ट थिंग्स, इंटरेस्टेड इन द पास्ट. इस दौर के भी जो पोइट्स थे वो भी माजी के अंदर ही ज़िंदगी गुजार रहे थे, उन्होंने भी पिछलों का ही सहारा लिया था. मेडिवल स्टोरीज, लेजेंड्स एंड फोक ट्रेडिशंस बिकेम पॉपुलर. इस दौर के अंदर भी वही एंशियंट जो चीज़ें ना, वो फेमस हुई थी. एंड द लास्ट वन इज़ फ्रीडम इन राइटिंग. हर एक राइटर को आज़ादी थी दैट ही और शी कैन राइट ऑन एनी टॉपिक अकॉर्डिंग टू हिज और हर टेस्ट. राइटर्स रिजेक्टेड स्ट्रिक्ट क्लासिकल रूल्स. आज़ादी मिल गई थी कि किसी किस्म का आपको रूल फॉलो नहीं कर सकते, अपनी अपनी मर्ज़ी से आप लिख सकते हैं. ये भी इस एज के अंदर एक क्वालिटी मिली. ठीक है जी. here we you have the last slide ऑफ रोमांटिक पीरियड्स के जो मेजर पोइट्स हैं, वो आप यहाँ पे 5 पोइट्स देख सकते हैं. नंबर 1 इज़ द लीडिंग, विलियम वर्ड्सवर्थ. नंबर 2 इज़ कंटेम्प्रेरी, सैमुअल टेलर कॉलेज. नंबर 3 लॉर्ड बायरन. नंबर 4 पर्सी बाइस शैले, पी.बी. शैले भी इसको कहते हैं. लास्ट वन इज़ वेरी फेमस जॉन कीट्स. पाँचों के पाँचों ही पोइट्स अपनी मिसाल आप हैं. पाँचों के पाँचों पोइट्स जो हैं वो बहुत ही ग्रेट हैं. अपने आप के अंदर वो बहुत कुछ समा के बैठे हैं. जितने भी आप ये पोइट्स देख रहे हैं, इनके वर्क्स भी आप देख रहे हैं. और इस एज के अंदर अगर लिटरेचर की बात करें कि लिटरेचर के अंदर क्या क्या वर्क किया गया था, वो पोइट्री के अंदर सबसे ज़्यादा किया गया था, क्योंकि सारे पोइट्स हैं.
नॉवेल्स के अंदर भी काम किया गया और नॉवेल्स के साथ साथ एसेज मीन्स कि इन राइटर्स ने इन दो के ऊपर भी काम किया था। तो ये सारी चीज़ें आपका हिस्सा होते हैं रोमांटिक एज का। अब रोमांटिक एज एंड कहाँ पे होती है, ख़त्म कहाँ पे होती है, देखें। द रोमांटिक पीरियड एंडेड अराउंड 1837 विद द बिगिनिंग ऑफ द विक्टोरियन पीरियड व्हेन विक्टोरिया ऑफ द यूनाइटेड किंगडम बिकेम क्वीन। अब ये दौर ख़त्म बेसिकली तो नहीं कह सकते, लेकिन एक नया दौर जन्म लेता है जब क्वीन विक्टोरिया इंग्लैंड की क्वीन बनती है, तो उनके नाम से ही अगला पीरियड शुरू हो जाता है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे विक्टोरियन एज को। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, दुआ में याद रखिएगा। हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ़ यू।